एक रेगिस्तानी प्लैनेट का नाम है जिसे इनके यूनिवर्स में अराकिस नाम से भी बुलाया जाता है। ये प्लैनेट स्पाइस नामी ड्रग्स का ओरिजिनल और इकलौता सोर्स है। स्पाइस के सुपर पावर्स में शामिल है तेज दिमाग, जिसकी मदद से आप चाहो तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, लंबी उम्र और फिजिकल स्ट्रेंथ। बट स्पाइस जितनी सुनने में अच्छी लगती है, ये उतनी ही एडिक्टिव है। एक बार इसकी आदत लग गई तो आप इसे कभी नहीं छोड़ सकते। स्पाइस का नशा करने वाले नशेड़ियों की आंखें ब्लू हो जाती है। इतना ही नहीं, स्पाइस की मदद से आप और भी कई चीजें बना सकते हो, जिसमें केमिकल हथियार भी शामिल हैं। और इसी वजह से इनके यूनिवर्स में डून प्लैनेट इतना इंपॉर्टेंट है। हमारी दुनिया में पेट्रोल और तेल के लिए लड़ाइयां हो जाती है। इमेजिन अगर हमें स्पाइस जैसा कुछ मिल जाए तो क्या बवाल होगा। तो आज से हजारों साल आगे वाले फ्यूचर में इंसानों ने धरती को छोड़कर यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स पर अपना बसेरा डाल दिया है। इन सारे प्लैनेट्स के अपने अपने राजघराने हैं, जो एक बड़े मेन राजघराने को रिपोर्ट करते हैं, द कोरिनो एम्पायर। सिंपल भाषा में द कोरिनो एम्पायर सारी गैलेक्सी पर राज करता है। फ्यूचर के इंसानों ने एआई, कंप्यूटर्स या ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिसमें अपने खुद का दिमाग है उसे बैन कर दिया है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के दिमाग को कॉपी करती है। ये लोग काफी रिलीजियस लोग हैं, ओके। और इसी के चलते इन्होंने सारी एआई टेक्नोलॉजी का नामो निशान मिटा दिया। ड्यून के यूनिवर्स में इस क्रांतिकारी इवेंट को बटलेरियन जिहाद का नाम दिया गया है। एआई के खात्मे के बाद ये लोग स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने स्पाइस का इस्तेमाल करते हैं और अपने शिप्स में कंप्यूटर्स की जगह गिल्ड नेविगेटर्स और मिंटार्ट की मदद लेते हैं। गिल्ड नेविगेटर्स मतलब स्पाइस के महाचर्सी। इनका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है, बट स्पाइस की वजह से इनकी बॉडी की ये हालत हो गई। जहां गिल्ड नेविगेटर्स शिप के सुपर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करते हैं, वहीं लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए ये लोग मिंटार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक टाइप के ह्यूमन कंप्यूटर्स, चाचा चौधरी टाइप लोग। कंफ्यूज मत होना, गिल्ड नेविगेटर्स सुपर कंप्यूटर है जिनका मेन काम लाइट स्पीड वाले कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करके डायरेक्शन दिखाना है। तो मिंटार्ट्स नॉर्मल कंप्यूटर है लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, बट इनका दिमाग भी आम इंसानों से कई ज्यादा तेज चलता है। डून यूनिवर्स का अगला इंपॉर्टेंट ग्रुप है बेनी जेसरिट। इन्हें विचेस यानी जादूगरनियां भी कहा जाता है, क्योंकि आम इंसानों के इनके पावर्स जादू के जैसे लगते हैं। अगर इनके ग्रुप में कोई अपनी कठिन ट्रेनिंग को पूरा करके रेवरेंड मदर बन जाती है, तो उसके अंदर भी असाधारण शक्तियां आ जाती हैं। कठिन ट्रेनिंग मतलब निहायत ही स्ट्रॉन्ग वाली ड्रग ट्रिप। ये चाहे तो अपने दिमाग पर जोर डालकर अपनी सारी फीमेल पीढ़ी की मेमोरीज पढ़ सकती है, अपनी आवाज से किसी को भी कंट्रोल कर सकती है और शर्लक होम्स की तरह इंसानों और अपने आसपास की दुनिया में मौजूद छोटी से छोटी डिटेल्स को पढ़ सकती हैं। बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में इनके पावर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस ग्रुप में सारे फीमेल्स हैं, बट अगर ये चाहे तो अपने जैसा ही एक मेल वर्जन भी बना सकते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा स्पॉइलरी है, तो बस इनके बारे में इतना ही। तो ये हो गया बेनी जेसरिट। अब बात करते हैं फ्रीमेन कबीले की। फ्रीमेन अराकिस यानी प्लैनेट डून के निवासी हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अराकिस एक रेगिस्तानी प्लैनेट है, इसलिए फ्रीमेन पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस, एक बूंद तक वेस्ट नहीं जाने देते। इनके सूट्स इनके बॉडी से निकलने वाले मॉइस्चर यानी पसीने वगैरह को भी सोख कर स्टोर करते हैं। मूवी देखोगे तो समझ जाओगे इनकी लाइफ में पानी का कितना इंपॉर्टेंस है। अब क्या बताऊं, रोते तक नहीं है ये लोग। फ्रीमेन तो यहाँ के माइग्रेटेड ह्यूमंस हैं। डून के असली निवासी तो ये सैंड वर्म्स हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ पर स्पाइस बनता है। अब कैसे वो समझ जाओ। ये हैं एक तरह के जायंट केचुए। रेगिस्तानी माहौल, पानी की किल्लत और इन सैंडवर्म्स की वजह से डून प्लैनेट पर जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल काम है। बट बेनी जेसरिट की प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी कहती है कि एक दिन डून प्लैनेट पर एक मसीहा आएगा जो यहाँ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके इसे इंसानों के रहने लायक बना देगा। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं पॉल एट्रेडिस और चेनी काइन्स। मूवी के ओपनिंग सीन में ही लिख के आता है कि ड्रीम्स आर मैसेजेस फ्रॉम डीप, क्योंकि इस कहानी में पॉल एट्रेडिस के ड्रीम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये कहानी है साल 10,191 की। A far time ahead in a galaxy long long away। देखते हैं कितने लोग रेफरेंस पकड़ पाते हैं। एक मोन्टाज में जेनी ने हमें बताया कि कैसे हाउस हार्कोनन के रेवेजर्स इनके प्लैनेट अराकिस पर आकर जबरदस्ती स्पाइस की माइनिंग कर रहे थे। अराकिस के मूल निवासी यानी फ्रेमेन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह हार्कोनन की फौज को हरा नहीं सकते। बट फिर अचानक से इनके एम्परर ने हार्कोनन को अराकिस छोड़कर जाने को कहा। एम्परर के नए ऑर्डर्स के मुताबिक प्लैनेट कैलेडान की हाउस एट्रेडिस फैमिली अराकिस को कंट्रोल करेगी। हाउस एट्रेडिस के ड्यूक लेटो ने फौरन ये ऑर्डर स्वीकार लिए और अपनी फैमिली और फौज के साथ अराकिस शिफ्ट होने की तैयारियों में जुट गया। अराकिस के हार्श रेगिस्तानी माहौल को जीना इनके लिए काफी मुश्किल काम होने वाला था, बट फिर भी ड्यूक ने फ्रेमेन को उनका हक दिलाकर अराकिस पर अमन कायम करने की खातिर एम्परर के ऑर्डर्स को कबूल कर लिया। पॉल एट्रेडिस लेटो और लेडी जेसिका का बेटा था। लेडी जेसिका ने लेटो के लिए बेटा तो जन्मा था, बट वो उसकी धर्म पत्नी नहीं थी। लगता है राजा महाराजा वाला रिवाज फ्यूचर में फिर से वापस आ गया। लेडी जेसिका बेने जेसरिट ग्रुप की मेंबर थी। ओरिजिनली तो इसे ड्यूक के लिए बेटी पैदा करनी थी, बट लेडी जेसिका ने खुद पर एक्सपेरिमेंट्स करके पॉल को जन्म दिया।
इसीलिए जेसिका को लगता है कि शायद पॉल ही वो चोजन वन होगा। पॉल को गार्नी और डंकन से लड़ाई की ट्रेनिंग मिली। ये वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड या डिफेंसिव शील्ड इसके पहनने वाले को सिलेक्टेड हमलों से बचा सकती है। मतलब एक हद के बाद ये शील्ड का असर कम हो जाएगा। पॉल ने मेंटर तो फिर से दिमागी ट्रेनिंग ली और जेसिका ने इसे बेने जेसेरिट्स के पावर को कंट्रोल करना सिखाया। बेने जेसेरिट की सबसे फेमस पावर थी उनकी फोर्स्ड वॉइस, जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकते थे। पॉल को कुछ दिनों से लगातार फ्रेमन और खास तौर पर इस लेडी यानी चैनी के सपने आ रहे थे। जेसिका को शक था कि पॉल के ये सपने जरूर इनकी प्रोफेसी से, बट मुहिम के वहां से जाते ही बैरन ने पीटर को बताया कि एट्रेडिस पर हमला करने के बाद उसके आदमी पॉल और जेसिका को बीच रेगिस्तान में जाकर छोड़ देंगे। तो टेक्निकली उन दोनों को हार्कोनन नहीं बल्कि डून की रेगिस्तानी जमीन मार देगी। वेल प्लेड। अराकिस पर शिफ्ट होने से पहले लेटो ने डंकन को फ्रेमन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने भेजा था। डंकन ने 4 हफ्तों तक फ्रेमन की सीज कम्युनिटी के साथ रहकर उनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा कर ली। अराकिस पर ऐसे सैकड़ों सीज कम्युनिटीज यानी करोड़ों फ्रेमन छुपे हुए थे। मतलब हार्कोनन ने इनसे झूठ कहा कि पूरे प्लानेट पर हार्डली 50,000 फ्रेमन होंगे। डंकन ऐसे एक सीज के लीडर स्टिलगार को लीटो से मिलवाने लेकर आया। आपस में रिस्पेक्टफुली मॉइस्चर एक्सचेंज करने के बाद लेटो ने स्टिलगार से वादा किया कि एट्रेडिस यहाँ पर फ्रेमन के साथ अमन कायम करने आए हैं। वो इनके सीचेस पर हमला करके फ्रेमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। फिर यहाँ के इंपीरियल इकोलॉजिस्ट डॉक्टर लिएट काइंस लेटो, पॉल और गार्नी को स्पाइस माइनिंग की लोकेशन दिखाने ले गई। जाने से पहले इसने सबको फ्रेमन के बनाए स्पेशल स्टिल सूट्स दिए जो इनकी बॉडी के मॉइस्चर को रिसाइकिल करके रेगिस्तान में इनकी जिंदा रहने में मदद करेंगे। सरप्राइजिंगली पॉल ने पहली बार में स्टिल सूट को एकदम लोकल फ्रेमन स्टाइल में पहन लिया था। यह भी फ्रेमन के प्रोफेसी का हिस्सा है। इस माइनिंग टूर के दौरान एक सैंडवर्म ने हार्वेस्टर पर हमला कर दिया। फेल्ड लिफ्टर की वजह से समय रहते यहाँ से माइनर्स को नहीं निकाला जा सकता, तो इनकी जान बचाने की खातिर लेटो ने डिसाइड किया कि वो सबको अपने ऑर्निथॉप्टर्स में बिठाकर ले जाएंगे। रेस्क्यू मिशन के दौरान पॉल एक्सीडेंटली स्पाइस के कांटेक्ट में आ गया। स्पाइस के बॉडी में घुसते ही पॉल के विजन्स एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गए। पॉल पूरे होशो हवास खोकर वहीं क्राउलर के बाजू में बैठा अपने विजन्स के मजे ले रहा था, बट फिर समय रहते गार्नी ने उसे बचा लिया। यहीं पर हमें सैंडवर्म की पहली झलक भी मिली। लेटो को अब पूरा यकीन हो गया कि एम्परर ने इन्हें यहाँ फेल होने के लिए भेजा था। डॉक्टर काइंस ने भी इनडायरेक्टली इस बात को कंफर्म कर लिया कि लेटो की फैमिली इस प्लैनेट पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं। एम्परर की कट्टर सेवक होने की वजह से वो लेटो को डायरेक्टली सच नहीं बता सकती। वापस आकर पॉल ने जेसिका को उन स्पाइस विजन्स के बारे में बताया। विजन्स काफी कंफ्यूजिंग थे। पॉल ने देखा कि कोई उसे स्पेशल ब्लेड देगा और बाद में उस ब्लेड पर खून लगा है। वो ब्लेड से किसी ने पॉल को मारा या फिर पॉल ने किसी को मारा, वो कुछ क्लियर नहीं, बट स्पेशल ब्लेड को याद रखना। यह सुनते ही जेसिका समझ गई कि पॉल अपने विजन्स में फ्यूचर देख सकता है। इतना ही नहीं, पॉल ने यह तक भाप लिया था कि जेसिका प्रेग्नेंट है। अगेन पॉल नहीं जानता कि वो सब इन चीजों के बारे में कैसे पढ़ सकता है। उसे बस इतना पता है कि उसके विजन्स और इंस्टिंक्ट्स आगे चल के सच होंगे। हार्कोनन ने साडुकान आर्मी के साथ मिलकर एट्रेडिस पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। हमले वाली उस रात सुख डॉक्टर वेलिंगटन यूए ने पॉल को बेहोशी की दवा खिलाई, लेटो को पैरालाइज कर दिया और अराकिन की प्रोटेक्टिव शील्ड को डिसेबल कर दिया। बैरन ने यूए की बीवी को किडनैप कर लिया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी यूए को गद्दार बनना पड़ा। बट फिर भी यूए ने लेटो को बैरन से बदला लेने का एक आखिरी मौका दिया। इसने लेटो के मुंह में जहरीली गैस वाला दांत इम्प्लांट कर दिया, जिसकी मदद से सही मौका मिलते ही लेटो बैरन को मार सकता था। बेसिकली सुसाइड मिशन। हार्कोनन और साडुका आर्मी ने प्लान बनाकर गार्नी की फौज को बड़ी आसानी से हरा दिया, बट डंकन किसी तरह एक ऑर्निथॉप्टर चुराकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। बैरन से मिले ऑर्डर्स के मुताबिक उसके आदमी जेसिका और पॉल को लेकर बीच रेगिस्तान में छोड़ने चले गए। पॉल को होश आते ही उसने द वॉइस का इस्तेमाल करके जेसिका को आजाद किया। फिर जेसिका ने उन हार्कोनन ट्रूप्स को आपस में मरवा दिया। सोल्जर्स के मरने के बाद हार्कोनन ने वो शिप डिसेबल कर दी, बट डॉक्टर यूए ने इन दोनों के लिए शिप के अंदर सर्वाइवल गियर्स छुपा के रखे थे। फिर पॉल और जेसिका ने देखा कि हार्कोनन आर्मी ने पूरे अराकिन शहर को तबाह कर दिया। दुश्मन और सैंडवर्म से अपनी जान बचाने ये दोनों यूए के दिए सामान को यूज करके रेगिस्तानी रेत के अंदर छुप गए। वादे के मुताबिक डॉक्टर यूए लेटो को बैरन के पास ले गए ताकि बदले में वो अपनी बीवी को बचा सके। एज एक्सपेक्टेड बैरन ने ऑलरेडी उसकी बीवी को मार दिया था। काम पूरा होते ही इसने यूए को भी मार दिया, तो टेक्निकली वो दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं। भाई डून यूनिवर्स में कुछ भी कर लो, कभी भी इस बंदे के साथ कोई डील मत करना। सही मौका देखकर लेटो ने जहरीली गैस से बैरन पर हमला कर दिया, पर प्रोटेक्टिव शील्ड और अपने उड़ने वाले पावर्स की मदद से बैरन बाल बाल बच गया। उस सर्वाइवल किट में यूए ने पॉल के लिए ड्यूक लेटो की ड्यूकल रिंग भी छोड़ी थी, इंडिकेटिंग कि इस हमले में लेटो पक्का मारा जाएगा। डंकन और काइंस साथ मिलकर सर्वाइवर्स को ढूंढने चले गए। माना कि काइंस एम्परर की कट्टर फॉलोअर थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉल की मदद नहीं कर सकती।
लगता है ये भी अब पॉल को अपना मसीहा मानने लग गई। टेंट के अंदर स्पाइस के कांटेक्ट में आते ही पॉल को फिर से फ्यूचर्स के विजन्स आने लगे। इस बार किसी लड़ाई की विजन्स, जिसमें पॉल की आंखें भी बाकी फ्रेमन की तरह ब्लू नजर आ रही थी। पॉल टेंट में कंट्रोल खोकर किसी होली वॉर के बारे में बड़बड़ाने लग गया। फाइनली डंकन ने पॉल और जेसिका को ढूंढ लिया। फिर काइंस ने सुरक्षित रखने एक पुरानी टेस्टिंग फैसिलिटी में ले गई, लेकिन साडुकर आर्मी को इनके सीक्रेट अड्डे के बारे में पता चल गया। साडुकर के साथ चली इस लड़ाई में डंकन मारा गया, पर मरने से पहले इसने काइंस की मदद से जेसिका और पॉल को वहां से भगा दिया। साडुकर का ध्यान भटकाने काइंस ने अपनी कुर्बानी देकर सबको सैंडवर्म का शिकार बनाया। आर्मी से भागते हुए पॉल और जेसिका डून के सैंड स्टॉर्म में घुस गए। क्लॉस शराबान ने बैरन को बताया कि उस तूफान से कोई जिंदा नहीं बच सकता। पॉल और जेसिका की मौत एकदम कंफर्म समझ लो। जहर से रिकवर होते ही बैरन ने उसके भतीजे रबान को फौरन जाकर स्पाइस की माइनिंग शुरू करने को कहा। ये लोग स्पाइस की सप्लाई को लो करके मार्केट में उसका प्राइस बढ़ा देंगे, एटेडियस के हमले में जो खर्चा हुआ है उसकी भरपाई करने। साथ ही साथ बैरन ने इसे सारे फ्रेमन को मारने का ऑर्डर भी दिया। स्पाइस विजन्स में मिले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पॉल जेसिका को तूफान से सुरक्षित बाहर ले आया। इस बार इनके पास स्टिल सूट्स भी थे, फिर ये दोनों फटाफट स्टिल सूट कनेक्टेड होंगे। पॉल के कैरेक्टर को चेक करने जेसिका ने उनके रेवरेंड मदर यानी गाय साइलेंट मुहिम से उसका पेनफुल टेस्ट करवाया। अगर पॉल के अंदर वाकई में इंसानियत है तो वो इस टेस्ट से जिंदा बच जाएगा, अगर नहीं तो वो इस जहर लगी सुई या गॉम जबार के जरिए मारा जाएगा। लकीली बहुत सारा दर्द सहने के बावजूद भी पॉल ने उस टेस्ट को पास कर लिया। फिर हमें पता चला कि एम्परर शराम ने हाउस एट्रेडिस को अराकिस भेजकर उन पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया। एम्परर का एक्चुअल प्लान सारे एट्रेडिस घराने को मारने का था, क्योंकि एम्परर को डर था कि एट्रेडिस घराना आगे चल के उसकी नाक में दम कर सकता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हमें नेक्स्ट मूवी में पता चलेंगे या नेक्स्ट मूवीज में पता चलेंगे। तो एम्परर ने जानबूझकर लेटे को अराकिस भेजा। उनके वहां सेटल होते ही हरकुनन चुपके से उन पर हमला करके सबको मार देंगे और प्लैनेट अराकिस वापस अपने कब्जे में ले लेंगे। सब कुछ एम्परर और हरकुनन की मिली भगत थी। अराकिस पहुंचते ही पॉल समझ गया कि बेने जेसेरिट ने यहां पर भी अपनी छाप छोड़ दी। इधर के लोकल्स पॉल को लिसान अल गाइब यानी मसीहा कहकर पुकार रहे थे। इन्हें भी लगता है कि उनके भविष्यवाणियों वाला वो मसीहा पॉल ही है। अराकिस पर रहने का सबसे बड़ा खतरा थे यहाँ के जायंट सैंडवर्म्स, जो 400 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी में रहने वाले ये सैंडवर्म्स छोटी से छोटी आवाज को सुनकर भी अपने शिकार को पहचान सकते थे। इनके हमले से बचने रेगिस्तान पर चलते वक्त ये स्पेशल टाइप के मूवमेंट्स करने होंगे। इस चाल से निकली मिट्टी की आवाज रेगिस्तान में बहने वाली हवा से मिलती जुलती है। मतलब सैंडवर्म्स को लगेगा ऊपर कुछ नहीं, बस हवा चल रही है। इसी हिस्ट्री क्लास के दौरान पॉल के ऊपर हरकोनन के भेजे हंटर सीकर ने हमला किया, बट पॉल ने समय रहते उस हंटर सीकर को तबाह कर दिया। मुहिम को शक था कि शायद पॉल ही वो चोजन वन यानी मसीहा है। इसने फौरन हरकोनन के पास जाकर उनसे वादा लिया कि वो इस खून खराबे से पॉल और जेसिका को दूर रखेंगे। बैरन व्लादिमीर हरकोनन ने मुहिम से वादा किया कि इसके आदमी पॉल और जेसिका को नहीं मारेंगे। उनको पहनकर डून की सैर करने निकल पड़े। यहीं पर पॉल को फिर से चैनी के विजन्स आए, जिसमें वो उसे मुअद्दीब यानी डेजर्ट माउस के बारे में बता रही थी कि अगर इस रेगिस्तान में मुअद्दीब जैसा छोटा चूहा सर्वाइव कर सकता है तो कोई भी सर्वाइव कर सकता है। इस डेजर्ट माउस को याद रखना, फ्यूचर में काम आएगा। रेगिस्तान में घूमते वक्त पॉल ने अचानक ड्रम सैंड पर पैर रख दिया। मतलब वो फ्रेमन डांस वॉक अब इनके कोई काम नहीं आने वाला। इस आवाज को सुनकर एक बड़े से सैंडवर्म ने इन दोनों को ढूंढ लिया, पर तभी किसी ने थंपर बजाकर उस सैंडवर्म को दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया। पॉल समझ गया कि ये दोनों अब फ्रेमन के इलाके में घुसा है। लकीली ये स्टिलगार की सीज थी। यहीं पर पॉल की मुलाकात उसकी विजन्स वाली लेडी यानी चानी से हुई। पॉल और जेसिका के सर्वाइविंग स्किल्स देखकर स्टिलगा उन्हें अपने सीज ले जाने के लिए मान गया, बट जेमिस इतनी आसानी से ये दो अजनबियों को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं था। अगर इन्हें इनके ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इन दोनों में से किसी एक को जेमिस को लड़ाई में हराना होगा। पॉल ने जेमिस को भी अपने फ्यूचर विजन्स में देखा था, मतलब ये बंदा भी उसकी जर्नी का बड़ा हिस्सा है। इसलिए पॉल जेमिस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई से पहले चैनी ने पॉल को सैंडवर्म के दांत से बना स्पेशल क्रिस नाइफ दिया। चैनी को पॉल के मसीहा होने पर भरोसा नहीं, वो बस चाहती है कि पॉल इज्जत वाली मौत मरे। ये फ्रेमन सैंडवर्म्स या शाही हुलूद को बहुत मानते थे, तो लड़ाई के वक्त शाही हुलूद के दांत से बने नाइफ को लेकर मरना इनके कल्चर में बड़े ऑनर वाली बात थी। याद है ना, पॉल को इस क्रिस नाइफ के भी विजन्स आए थे। गार्नी और डंकन जैसे मेंटर से मिली ट्रेनिंग की बदौलत पॉल ने जेमिस को बड़ी आसानी से हरा दिया, बट फ्रेमन के रिचुअल में हार का मतलब मौत था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद पॉल ने आखिरकार जेमिस को मार दिया। जेमिस को मारने के बाद पॉल ऑफिशियली फ्रेमन सीज का हिस्सा बन गया, लाइफ फॉर अ लाइफ। जेसिका चाहती थी कि फ्रेमन इन दोनों को सुरक्षित उनके प्लैनेट कैलाडान पर पहुंचाए, इसे फ्रेमन झोल झपाटे में नहीं पड़ना। बट पॉल को अराकिस छोड़कर कहीं नहीं जाना था, क्योंकि ड्यूक लेटो इस प्लैनेट पर अमन कायम करने आए थे। पॉल यही